मैं भी चाह रहा था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। आप मानेंगे नहीं, एक ही दिन में वो डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों के जहन में ऐसा बैठा। चाइना में शिक्षा पद्धति इस तरह की है कि स्कूल से ही बच्चों को शिक्षा के साथ साथ, इत्तेफाकन में फर्स्ट भी आया, फिर मुझे नेशनल लेवल पे भेजा गया। एज ए एंकर काम शुरू किया था 2002 में। अपने कमरे में पढ़ते हुए उसने अभी आईएएस प्री आईएएस मेन क्लियर कर इंटरव्यू दिया है। बहुत सारे बच्चे नीट के बिल्कुल योग्य नहीं हैं और नई शिक्षा नीति में संभवतः बेरोजगारी की बहुत बड़ी जो समस्या है उस पर लगाम लगेगी और बहुत अच्छे विद्यार्थियों की एक पूरी खेप तैयार करनी है और पिछले 26 वर्षों से मैं वही कर रहा हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं एक बेहतरीन शिक्षक, शानदार वक्ता, नेशनल लेवल के स्केच आर्टिस्ट, मुझ समेत बहुत से विद्यार्थियों के मार्गदर्शक आदर्श श्री मुकुल जी भाटी सर। तो आज के हमारे इसी लक्ष्मी शो में स्वागत करते हैं मुकुल भाटी सर का। सर नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार सर। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इंस्टा गुरु जी और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रेरणा का संचार कर रहे हैं। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, निश्चित रूप से प्रेरणा बहुत अच्छी आप फैला रहे हैं, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली ये मेरा काफ़ी आप अच्छा सौभाग्य मान सकते हैं कि मुकुल जी सर जो कि 9th क्लास है, मैं कहूँ 2011 में जब मैं 9th क्लास में था तब से मेरे प्रेरणा स्रोत है। मैंने इनको केवल एंकरिंग करते हुए सुना था, मैंने सर को देखा भी नहीं था। सर आपको मैंने पहली बार शायद 2017 में देखा था जब मैं कॉलेज एजुकेशन में आ गया था तब। तो सर तब से मेरे प्रेरणा स्रोत, और आज मैं इनके साथ बैठकर ये जो हमारी इंटरव्यू सेशन सीरीज़ है उसके अंदर सर मेरे साथ है, मेरे लिए काफ़ी गौरव का विषय है। धन्यवाद आपका भी प्रकाश जी कि इस योग्य आपने मुझे समझते हुए और यहाँ बुलवाया। इंस्टा गुरु जी का मैं खुद फैन भी हूँ और यहाँ आना मेरे लिए भी खुशकिस्मती है, अच्छी बात है और मैं भी अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर। अगर मैं बात करूँ, सर जो है वो मुझसे 23 साल बड़े हैं, यानी तकरीबन मेरी एज से दुगने सर हैं। तो सर आपने लगभग मुझसे दुगनी दुनिया देखी है, तो तब की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था के अंदर आप मोटा मोटी क्या बेसिक डिफरेंस देखते हैं, क्या नवाचार आते हैं? देखिए प्रकाश जी, पुरानी शिक्षा पद्धति यानी हमारे समय की, बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं करूँगा, जब हम पढ़ते थे 86, 87, 89, ये 80s का दौर था और आज की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आ गए हैं। चूँकि हमारी उस समय की जो शिक्षा थी वो शिक्षा पद्धति या शिक्षा प्रणाली जो है वो कुछ आश्रम व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। बहुत सारी शिक्षा प्रणालियाँ और पद्धतियों में शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया जाता था, फोकस किया जाता था। और अब हम जो भी इस पद्धति में हैं, जो जनरेशन तैयार हो रही है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जनरेशन तैयार हो रही है। इन्फॉर्मेशन में वो बहुत आगे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कह सकते हैं कि अपने जीवन की बहुत सारी शैलियों में, जीवन पद्धतियों में, है ना, वो कहीं पीछे मानता हूँ मैं। और उस समय की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में ये सबसे बड़ा परिवर्तन मैं महसूस कर रहा हूँ। मतलब अगर अपन एक सर्वांगीण विकास की बात करें तो उस समय का जो सर्वांगीण विकास का कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा, क्लियर था, काफ़ी अच्छा था। तो सर एक बेसिक सा सवाल जो होना तो पहले चाहिए था, लेकिन मैं आपसे अब जरूर पूछना चाहूँगा सर, ये जो शिक्षण है इसमें आपने कैसे इसके प्रति रुचि पैदा करी और वो क्या बात थी जिसने आपको इस प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यू लगातार बनाए रखा? हाँ, देखिए, वैसे मैं इस प्रोफेशन में शुरू में मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं नहीं जाऊँगा। मेरी इच्छा थी शुरू से ही, चूँकि मेरे दादाजी का सपना भी था, मैं उस सपने को पूरा करना भी चाह रहा था और मैं भी चाह रहा था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। और उस समय हमारे पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट होते थे स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे अलग अलग। मैंने राजस्थान पीएमटी का एग्ज़ाम भी दिया था ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। और चूँकि बीएड में मेरा नंबर आ गया था, मुझे बीएड करनी पड़ी। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने की, लेकिन सरदार सरोवर यूनिवर्सिटी से जब मैंने बीएड किया तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे शिक्षक मिले जिनको देखकर मेरे अंदर शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई और तब से फिर मैंने ठान लिया कि मुझे अच्छा शिक्षक बनना है और बहुत अच्छे विद्यार्थियों की एक पूरी खेप तैयार करनी है और पिछले 26 वर्षों से मैं वही कर रहा हूँ। विद्यार्थी के रूप में मुकुल जी सर कैसे थे, अगर कोई जानना चाहे तो? मैं बड़ा एक संकोची स्वभाव का विद्यार्थी था शुरू में। बहुत कम मैं बोलता था। हाँ, एक्टिविटीज़ में सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन मैं कुछ अपने चंद मित्रों से अपनी बात कह पाता था। बहुत कम गुरुजन ऐसे थे, मेरे गुरुवर थे जिनसे मैं खुलकर बात कर पाता था। हाँ, और जिनसे कर पाता था वो आज भी मेरे आदर्श हैं। तो शुरू में मैं बड़ा संकोची स्वभाव का था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, जिन्होंने मेरे इस संकोची स्वभाव को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। लाइफ में हर व्यक्ति की आती हैं ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं जो आपको बदल कर रख देते हैं। तो मैं शुरू में एक संकोची स्वभाव का छात्र था, बस पढ़ना और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, लेकिन ये कोशिश हमेशा रहती थी कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें अव्वल रहूं और संभवतः मैं सफल रहा भी।
इस काम में। बिल्कुल। और सर उसी विद्यार्थी जीवन का जो एक तरह से हम कहें छाप जो है वो आपकी शिक्षण प्रणाली में भी दिखती है। मतलब सर जो है वो एक शिक्षक होते हुए हमेशा एक विद्यार्थी की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, ये सर की प्रवृत्ति भी रही है। बिल्कुल, अच्छा शिक्षक देखो है भी वही जो हमेशा एक अच्छा शिक्षार्थी बना रहे, और जब तक मैं शिक्षार्थी हूँ तभी तक मैं अच्छा शिक्षक बना रहूँगा। बिल्कुल, काफ़ी सही बात। सर जैसे शुरुआत में आपने बताया कि शिक्षण प्रणाली के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, तो सर निरंतर अपडेट आते रहते हैं, और इन अपडेट के साथ शिक्षक को खुद में कैसे बदलाव करने चाहिए, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं जानना चाहूँगा। यदि हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, इस माहौल में नहीं डलेंगे, तो हम काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। तो अपडेट रखने के लिए आज चूँकि संचार का ज़माना है, आज ही चूरू में 5G सेवा शुरू हुई है, 4G ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप सीख सकते हैं। ऐसा भी है जो आपको मिसगाइड कर सकता है, ऐसा भी है जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी दे सकता है, शिक्षा भी दे सकता है, आपको सिखा भी सकता है। बस चुनना आपको है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अपडेट रहने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और अपडेट रखने के लिए आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़े रहें। काफ़ी अच्छा। तो सर आपने जब इंटरनेट की बात करी थी तो तकनीकी पे थोड़ी अपन बात करते हैं। शिक्षा को एक अलग पायदान पर पहुंचाने के लिए तकनीकी का क्या योगदान हो सकता है, और आपने मतलब तकनीकी का उपयोग करते हुए अपने शिक्षण व्यवस्था के अंदर क्या बदलाव देखे? देखिए, मैं तकनीकी से शुरू से जुड़ा हूँ। मैंने 96 और 97 में चूँकि विज्ञान विषय पढ़ाना शुरू कर दिया था एज ए शिक्षक। जी सर। और उस समय हिसार से बहुत पुराना एक कंप्यूटर 486 वर्जन का मुझे कंप्यूटर मिला था, और मैंने उस समय बच्चों को कुछ वीडियोस के माध्यम से, आज भी मुझे याद है वो कक्षा 10 थी, और वीडियोस के माध्यम से मैंने पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था, जो एक एनिमेशन के माध्यम से था। तो वो अपने उस समय 96-97 में, ठीक है, तो उस समय से मैं इस तकनीकी को अपना लिया मैंने। तो आज भी मैं बहुत सारे एनिमेशन तैयार कर लेता हूँ, बहुत सारे वीडियोस भी मैं तैयार करने की कोशिश करता हूँ, या वीडियोस में बना रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी तक उनको प्रसारित नहीं किया है, कभी उचित समय मिलेगा एडिटिंग करके उनको प्रसारित करूँगा। तो तकनीकी से मैं लगातार जुड़ा हूँ। तकनीकी के माध्यम से ही अभी भी मैं जब शिक्षण करता हूँ तो उसमें तकनीकी का पूरी तरह से समावेश करता हूँ। तो सर आप केमिस्ट्री से इतर जैसे अगर अपन बात करें तो आप एक अच्छे स्केच आर्टिस्ट हुए, नेशनल लेवल तक आप पहुँचे हैं, तो सर स्केचिंग में आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? स्केचिंग में रुचि तो मेरी बचपन से ही थी। मेरे एक चाचा जी थे, श्री धनराज भाटी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे। इसलिए मैं कक्षा 4 या 5 से ही अपनी कॉपी के जो नोटबुक होती थी उसके पीछे स्केचेस बनाता था। काफ़ी डांट भी पड़ती थी मुझे, लेकिन मेरे अभ्यास बस तभी से शुरू हुआ। फिर पहला अवसर मुझे मिला कॉलेज टाइम में यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्टूनिंग कंपटीशन था, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला, और इत्तेफाकन मैं फर्स्ट भी आया। फिर मुझे नेशनल लेवल पे भेजा गया। बस वहीं से फिर रुचि जागृत हो गई, और अब स्केच बनाने का अच्छा खासा अभ्यास मुझे हो गया है। बिल्कुल। तो सर आप नेशनल लेवल के स्केच आर्टिस्ट होने के साथ साथ नेशनल लेवल के वक्ता भी हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के जो कार्यक्रम उनकी मेजबानी भी की है, तो मुझे लगता है कि आप एकदम परफेक्ट पर्सन है ये प्रश्न पूछने के लिए। एक अच्छे वक्ता के अंदर क्या गुण होने चाहिए? देखिए, परफेक्ट तो वैसे कोई नहीं होता। हाँ, मैंने भी एज ए एंकर काम शुरू किया था 2002 में। अचानक एक ऐसी घटना हुई थी कि मुझे एक ऐसे प्रोग्राम का संचालन करने का अचानक मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन मुझे वो करना था। बस उस दिन मुझे किसी ने, मेरे जो गुरु हैं श्री परमेंद्र शर्मा, उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार करके दी, और मुझे कहा कि तुम्हारे सामने जो भी बैठे हैं उन सबको पत्थर की मूर्ति समझना है, और बस बोलते चले जाना है। और वो पहला मेरा जो संचालन था उस कार्यक्रम का, वो कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम था, और मैंने आंख बंद करके वो संचालन किया। लोगों ने बहुत तारीफ़ें की, और तारीफ़ चूँकि प्रेरणा बनती है, उन तारीफ़ों से फिर मेरे अंदर भी ऐसा महसूस मैंने किया कि मैं एक एंकर भी हो सकता हूँ। फिर मैंने इस पर अभ्यास किया, मैंने बहुत सारा पढ़ा है इसके बारे में, अपने उच्चारण को मैंने सुधारने की कोशिश की है। अच्छे वक्ता होने के लिए सबसे पहला जो गुण है वो है आपका बहिर्मुखी होना। आप एक्सट्रोवर्ट जितने होंगे, जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितना आप किसी के साथ घुल मिल पाएंगे, आप अच्छे एंकर बन पाएंगे। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उच्चारण, और तीसरा है आपके पास शब्दों का संग्रह, ठीक है, उनका तालमेल और अच्छी वाचन शैली। ये सब धीरे धीरे चूँकि अभ्यास से आती हैं। ऐसे पर्टिकुलर आप पढ़कर या किसी चीज़ से आप नहीं सीख पाएंगे कि संचालन कर पाएँ। आप जितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, आप कर पाएंगे। और साथ साथ ज़रूरी है कि आपको अवसर भी मिले। अवसर मिलने ज़रूरी है सर। तो सर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, गुरु हैं, साथ ही आप एक पिता भी हैं। तो सर दोनों कंडीशंस के अंदर आपके व्यवहार के अंदर या फिर आपके जिम्मेदारियों के अंदर क्या अंतर आप नोटिस करते हैं? मैं बिल्कुल अलग हूँ।
तो ये दो अलग अलग किरदार हैं मेरे नहीं, लगभग सभी के होते हैं। मैं बाहर एक शिक्षक की तरीके से अलग किरदार निभाता हूँ, और घर पे जब मेरा बेटा, चूँकि वो डॉक्टर बनने जा रहा है, एक छोटा बेटा है, कक्षा 10 में है, और घर में जब मैं है तो मेरा किरदार बिल्कुल भिन्न होता है। पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी इन दोनों किरदारों को एक साथ मिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा घर में किरदार होता है एज ए पिता, ठीक है ना, वो वहाँ पता नहीं क्यों मैं अपने शिक्षक को पीछे छोड़ देता हूँ, और जब मैं बाहर होता हूँ तो पिता नहीं, एक अच्छा शिक्षक ही होता हूँ। मैं इन दोनों किरदारों को मिला नहीं पा रहा हूँ, एक किरदार दोनों अलग अलग हैं। सर, बहुत से विद्यार्थी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे पायदान पर भी आज अपने जीवन यापन वो कर रहे हैं, तो सर मैं चाहूँगा कि किसी एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी आप ज़रूर साझा करें। मेरा एक विद्यार्थी मुझे जो सबसे ज़्यादा याद आता है इस क्षण में, वो है हरिराम सैनी। हरिराम सैनी एक छोटा सा बालक है। जब मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालरस राथुना में पढ़ाता था, बड़ा एक छोटा सा विद्यार्थी था, बड़ा जिज्ञासु। यूँ कहें कि शिक्षा के प्रति उसकी ज़्यादा रुचि उस समय नहीं थी, तो बार बार उसकी जिज्ञासा को देखते हुए मुझे उस बालक में कुछ लगा। बालक बार बार प्रश्न करता, मैं और हमारे एक प्रमेंद्र जी सर थे और भी गुरुजन थे, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते। तो उसकी एक इच्छा थी कि सर मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल मैंने कहा बेटा बनोगे आप। फिर उसने मुझे समय समय पर, जब भी, चूँकि मैं चुनावों की प्रक्रियाओं से जुड़ा हूँ तो प्रशासन से भी मेरा सीधा तालमेल रहता है। बहुत बार अच्छे जिला कलेक्टर महोदय जो भी आए हैं यहाँ पर, उनसे मेरा सीधे संवाद होते थे। तो वो मेरे पास आते हरिराम और कहते सर मुझे आज जो कलेक्टर साहब ज्वाइन किया उनसे मुझे मिलना है, और मैं उन्हें मिलवाता। कोई उपखंड अधिकारी आते, कोई भी अधिकारी आते, मेरे परिचित होते, वो उनसे मिलकर उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते। हालांकि मुझे उस समय लगता था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं था, मुझे उस समय लगता था कि ये अपने क्षमता से अधिक प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस बालक ने अपनी उस जिज्ञासा को आज तक नहीं तोड़ा। अपने कमरे में पढ़ते हुए उसने अभी IAS प्री IAS मेन क्लियर कर इंटरव्यू दिया है। हालांकि इंटरव्यू में अभी वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो भविष्य का IAS है। तो ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं मेरे जीवन में जिनसे कि मुझे प्रेरणा मिली है। ऐसे विद्यार्थी हैं और मेरे विद्यार्थी मेरा अभिमान है। सर, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि जब वो किसी प्रयास में सफल नहीं हो पाते तो वो बहुत ही नाजुक स्थिति में चले जाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे समाज की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करता हूँ पहले। हाँ, हम यहाँ बहुत सारे काम करते हैं दूसरों को देखकर। बहुत सारे बच्चे नीट के बिल्कुल योग्य नहीं हैं, ना उनकी रुचि है, ना वो उसमें योग्यता रखना चाहते हैं, ना वो उसके योग्य है, लेकिन घर वाले, समाज, परिवार उसे ज़बरदस्ती उस लाइन में धकेल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम चयन करें कि हमें क्या करना है। उसके बाद यदि आप तैयारी करते हैं, फिर असफलता सफलता ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज़रूरी नहीं आप सीधे सफल हो जाएं। सफल अगर आप नहीं होते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें कि इस बार सफलता किन कारणों से नहीं मिली, उन कारणों की तलाश कर उन्हें दूर करने की कोशिश करें, तो सफलता एक बार नहीं तो अगली बार आवश्यक रूप से मिलेगी। तो सर, वर्तमान में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसके साथ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सर, इसको स्कूली स्तर से हम लोग किस तरह से डील करना सीखें? बिल्कुल। इसके लिए देखिए, मैं नई जो शिक्षा नीति अभी लागू होने जा रही है वो इस क्षेत्र में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। उस नई शिक्षा नीति पर कभी हम फिर से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे चाइना है ना, चाइना में शिक्षा पद्धति इस तरह की है कि स्कूल से ही बच्चों को शिक्षा के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ जैसे एक स्कूल है, स्कूल में प्रैक्टिकल वर्क है, कोई भी प्रायोगिक कार्य है, उसमें इस तरह का प्रोजेक्ट शामिल किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था में सहायक हो। जैसे मान लीजिए कोई पुर्जा बनाना है, तो एक गांव के किसी विद्यालय में वो पुर्जे से संबंधित जो है पाठ्यक्रम शामिल होता है। तो घर घर बच्चे उस पुर्जे को तैयार करना सीखते भी हैं और देश के लिए प्रोडक्शन भी करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा, इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा अब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होने जा रही है, और नई शिक्षा नीति में संभवतः बेरोजगारी की बहुत बड़ी जो समस्या है उस पर लगाम लगेगी। सर, आपके जीवन को आकार देने वाले जो अहम किरदार है, मैं चाहूँगा कि आप किसी एक अहम किरदार के बारे में ज़रूर बताएं सर। देखिए, सबसे बड़ा किरदार तो मेरी माता श्री हैं। उनके डंडे ने मुझे बहुत सिखाया है। उस समय तो वो डंडा मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज उस डंडे को मैं मिस करता हूँ, क्योंकि माँ आज वो डंडा नहीं चला पा रही। भाई वो बड़ा समझती है कि बेटा बड़ा हो गया है ना। सबसे पहला किरदार तो वो है जिसने मुझे
यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत ज़्यादा सफल मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, लेकिन पहली वो किरदार जिन्होंने मुझे सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो है मेरी माता श्री। उसके बाद यदि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किरदार होते हैं, आदर्श होते हैं। एक आदर्श हैं मेरे बहुत अच्छे आदर्श हैं डॉक्टर श्री कृष्णाकांत पाठक, अभी IAS है, सीनियर IAS हैं। उनसे मेरे लगातार वार्तालाप होते रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। प्रारंभिक शिक्षा में मेरे गुरुवर थे श्री सत्यनारायण जी शर्मा, उनसे मैं आज भी प्रेरित हूँ। जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ शिक्षा जगत में, तो सबसे पहले उनकी छवि मेरे दिमाग में आती है। अच्छा खासा डांटते भी थे वो, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। ऐसे बहुत सारे आदर्श और बहुत सारे किरदार हैं जो लाइफ में आपको प्रेरणा देते हैं। और निश्चित रूप से आपको भी, चूँकि बहुत सारे छात्र आज मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप किसी भी करियर को चुनें, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, एक आदर्श अपना कोई गुरु अवश्य आप तलाश करें, चुनें और उनके मार्गदर्शन के नीचे चलते हुए आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सर का जो जीवन है वास्तव में हम सभी के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। और इसी प्रक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, चूँकि मैं हमारे मंच पर आने वाले सभी जो अच्छे हस्तियां हैं, आइकन्स हैं, उनको अपनी ओर से छोटा सा एक आइकन ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये सब प्रेम आपके लिए। थैंक यू प्रकाश जी। प्रकाश जी, आज आपके साथ जो समय बिताया है निश्चित रूप से मेरे लिए यादगार पलों में से एक रहेगा, क्योंकि आपके माध्यम से मैं हो सकता है उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाऊं जो मेरे संपर्क में नहीं है, है ना। उनसे सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि अपने वार्तालाप में यदि कोई भी ऐसा आए, कमेंट आता है ना, या कोई सुझाव आता है जो हमें सिखा दे, वो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हो सकता है कुछ और सुधारने के अवसर हमारे छात्रों के माध्यम से मिले। क्योंकि छात्र सीखते नहीं हैं, सिखाते भी हैं। मेरे गुरु छात्र भी हैं। छात्रों ने भी मुझे बहुत सिखाया है। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन ऐतिहासिक पलों को आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, आभारी मैं भी आपका खूब हूँ। ये वीडियो आपको लगी कैसी, ज़रूर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। और इस तरह की और ही बहुत सारी प्रोत्साहन भरी कहानियाँ मैं हर दूसरे संडे को लेकर आता रहता हूँ। तो अगले संडे को हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई नवाचार भरी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।